चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा अनन्या यूट्यूब चैनल पर अपने प्रैक्टिस सेशन का आज 4th पार्ट लेकर के मैं आया हुआ हूं। एक नया टॉपिक, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिससे आप बिल्कुल परिचित होंगे। टॉपिक का नाम है उपराष्ट्रपति और उनके साथ कार्यपालिका को भी मैंने जोड़ा है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपको ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आप टैकल करते हैं, कहां आपसे फॉल्ट होती है। बारीक से बारीक बिंदुओं की हम लोग समीक्षा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और रात के 8 बज चुके हैं, आप सभी लोग अपने अपने कमरे पर होंगे, बिल्कुल चाय की चुस्कियां लेते हुए शानदार तरीके से क्वेश्चन को आज हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल फटाफट तैयार हो जाइए। पहली बात तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक लोगों तक सेशन को पहुंचाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन लेकर के मैं रात में भी आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो आपका भी यह नैतिक दायित्व होता है कि आप मुझे भी प्रमोट करते रहिए, मुझे भी उत्साहित करते रहिए। और ध्यान रखिए, लाइक की बटन जरूर दबाते चलिए, उसमें कंजूसी मत करिए, क्योंकि आपकी एक छोटा सा प्रयास कहीं न कहीं मुझे भी सपोर्ट कर देता है। चलिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त दुरुस्त हो करके बिल्कुल आइए, हम आप मिल करके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट हम लोग टॉपिक लेकर के आ चुके हैं। एक चीज, थोड़ी सी बात आपको हम पहले समझा दें प्रिय विद्यार्थियों, तब आप बिल्कुल उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। ध्यान रखना, यहां पर जो है, अगर मैं बेसिक रूप से देखूं तो जो उपराष्ट्रपति है, याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा संवैधानिक पदाधिकारी है जिसको हमने अमेरिका से लिया है। दूसरी चीज, प्रोटोकॉल के तहत प्रेसिडेंट के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है। तीसरी चीज, उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा पदाधिकारी है जिसके नाम बहुत बड़े हैं लेकिन काम पद के अनुरूप कुछ नहीं होता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का अपना कोई निजी काम, मतलब पद के अनुरूप कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल प्रिय विद्यार्थियों राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, और जब वह अपने पद के अनुरूप काम नहीं करता, सभापति के रूप में काम करता है, तो उसे वेतन भी, भत्ते भी, सुविधाएं भी सभापति की मिलती हैं, यद्यपि वह प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के बाद सेकंड पोजीशन पर आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, हम लोग आगे लेकर के इसको चल रहे हैं। एक चीज समझिए, यहां पर जो क्वेश्चन बन करके आ रहे हैं, क्वेश्चन बड़े ही सार गर्भित संदर्भित हैं, जो बिल्कुल कार्यपालिका से हम उनको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सारे लोग फटाफट, अधिक से अधिक लोगों तक आप बिल्कुल शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए, आपका प्रयास, मेरा मार्गदर्शन, दोनों सफलता के लिए एक निश्चित प्रतिमान तय करेंगे। आइए प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सीधे सेशन की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। कहता है, वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है। पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। आप बताइए, क्या सही है कि उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जो जनता के सदन अर्थात लोकसभा की सदस्यता रखने की योग्यता रखता है? नहीं, आपने कहा बिल्कुल नहीं सही है। दूसरी चीज, किसी भी राज्य के विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। और तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल है उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। और उसको एक औपचारिक महाभियोग जैसे पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। और उसने पूछा है कौन सही नहीं है, अर्थात गलत वाला कॉन्सेप्ट पूछा भी है। 1 और 4 बिल्कुल कॉन्सेप्ट में आपको बना करके चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सी विकल्प आपने भर दिया, बिल्कुल शानदार तरीके से। एक चीज हम और आपको समझा दें, भारत में जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, याद रखना हमने अमेरिका से लिया है, और यह जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है राष्ट्रपति के लिए है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के लिए है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए है। ध्यान रखना, इसमें वाइस प्रेसिडेंट कहीं नहीं आता है। अरे वाइस प्रेसिडेंट तो राज्यसभा का सभापति होता है, और राज्यसभा को उसे हटाने के संबंध में उत्तरदायित्व प्राप्त है। राज्यसभा एक प्रपोजल लाती है,
और उसे पास करती है, लोकसभा सपोर्ट कर देती है, उपराष्ट्रपति पद से हट जाता है, वहां महाभियोग जैसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो 1 और 4 आपने आंसर बनाया। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। कहता है भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बिल्कुल सही है, प्रोटोकॉल के तहत सेकंड पोजीशन पर है। ठीक, उसके बाद उसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं है। बिल्कुल सही है। वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल सही है। और याद रखना, कहता है राष्ट्रपति के पदत्याग अपदस्थीकरण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो सही। बिल्कुल सारे लोगों ने फटाफट डी आंसर भर दिया, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सारे लोग आंसर दे चुके हैं। चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या बढ़िया एक जबरदस्त सेशन चल रहा है। बिल्कुल अपने को जोड़ करके आप यह चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, अपने को साबित करते हैं कि आप बिल्कुल सिलेक्शन के भागीदार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, फटाफट आंसर करेंगे हम लोग। कहता है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त पद पर रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या उच्चायुक्त रह चुके हैं। एस राधाकृष्णन, जीएस पाठक, एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के आर नारायणन, बीडी जत्री, के आर नारायणन। 4 विकल्प आपके सामने हैं। बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्या शानदार आंसर आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अमित, कबीर, सुष्मिता, वेरी गुड, आभा, अंकिता, सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जुड़े। इतने सारे छात्र आ चुके हैं, नाम लेना मुश्किल हो रहा है और फटाफट आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं। सबको हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से आशीर्वाद। चलिए आप सारे लोगों ने बताया कि सर भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कहता है निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। कहता है किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए तुरंत, विदाउट हेजिटेशन। एक बात ध्यान रखो, बिना कुछ पढ़े अगर आपने नीलम संजीव रेड्डी को देख लिया कि ये नहीं थे और आपने इनको काटा तो सारे आंसर आप करके, बिल्कुल आप अगर गहराई से देखेंगे तो सारे आंसर जहां भी 3 है सब कट गए, सीधे आंसर बी आपका बचता है। तो पहले मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर दूसरे शंकर दयाल शर्मा। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी को जैसे आपने क्रैक किया वैसे आप तुरंत आंसर को आप प्राप्त कर लेते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ चुके हैं। कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों इसको आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लेना है। अगर आप गहराई से देखिए किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो वह कोई और नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रस्ताव डेवलप करता है वह सीधे सीधे राज्यसभा है, क्योंकि वह राज्यसभा का सभापति होता है। अरे जिस सदन का वह अध्यक्ष है, जिस सदन का वह सभापति है, वह सदन ही याद रखिएगा उसको हटाने से संबंधित प्रस्ताव करता है। तो बिना कोई देरी किए हुए सीधे राज्यसभा को आपने भरा है। बहुत बढ़िया, डी विकल्प आप सारे लोगों ने भर दिया, बहुत अच्छे डी विकल्प भरा है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। बहुत जबरदस्त, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, गलत, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। अगर आप उठा करके देखिए तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको समझाया है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। सीधे वी विकल्प आपको भरना है, सीधे वी विकल्प आपको भरना है, बिल्कुल दिमाग पर रखना प्रिय विद्यार्थियों, वी विकल्प को आपको भरना है। चलिए सारे लोग फटाफट जुड़ते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर करने से मत चूकिए। लाइक की बटन प्रिय विद्यार्थियों जरूर दबा दीजिए। अब हम आगे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से होता है,
लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से होता है, ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। बिल्कुल जबरदस्त सेशन आप देख रहे होंगे। और एक चीज दिमाग में रखिएगा, अगर आप पूरी तरह से देखें तो बिल्कुल डी विकल्प आपके सही हो गए। सारे लोगों ने डी विकल्प भरा है, बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त। अमित जी, मोहन, सुरेश, कविता, सुष्मिता, सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं, विनय जी भी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सेशन हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। कहता है इसमें हमने देख लिया उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों के द्वारा सीधे चुनाव किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। अभी जस्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसको आपने बिल्कुल फेस किया था, वह भी क्वेश्चन इसी तरह से जुड़ा हुआ था। तो आप देख रहे हैं लोकसभा के सदस्य बिल्कुल सही है, राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल सही है, विधानसभा के सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते, या आप कह सकते हैं निर्वाचक मंडल में नहीं होते। 1 और 2 आपने विकल्प भरा है, 1 और 2 प्रिय विद्यार्थियों, तो बिल्कुल आप 1 और 2 को भर दीजिए। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत। कहता है निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता? कहते हैं लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए। बहुत ही जबरदस्त रात्र के इस माहौल में हम लोग इतने शानदार तरीके से अपने क्वेश्चन सेशन को ले चल रहे हैं। बिल्कुल जीत आज हो करके रहेगी, पक्का जीत सुनिश्चित करना है और उसको देखते हुए चलना है। कहता है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है? आप सभी लोगों ने आंसर भर दिया है राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा आप कह सकते हैं सदस्य ना कहें, सभापति है, चूंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। कहता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 10 को आप फटाफट आंसर करते चलिए। बिल्कुल आप सारे लोगों ने आंसर किया है, उपराष्ट्रपति होते हैं और इसीलिए उपराष्ट्रपति महोदय को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता बल्कि राज्यसभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? यह भी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कहता है श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक हैं 10वां, 14वां, 12वां, 13वां। आप बताइएगा, सारे लोग आंसर करिए, बिल्कुल सारे लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करते चलिए। क्या होगा? आप सभी लोग बता रहे हो, आप सभी लोगों ने बता दिया कि भाई यह आंसर 14 होने वाला है, अर्थात क्रमांक इनका 14वां होगा। बिल्कुल सारे लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, ठीक, अनुच्छेद 75, ये भी गलत लिख दिया, ये 74 होगा, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 74(3) के अंतर्गत। फटाफट बताइए क्या हो सकता है? 74(3) के अंतर्गत आप अपने पीडीएफ में बना लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, यहां वह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, संवैधानिक बाध्यता रहती है, 75(3) के अनुसार यह बाध्यता निश्चित है। 1, 2 और 3 बिल्कुल भी आंसर, सारे लोगों ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल फटाफट आंसर करिए, आज जीत पक्की होगी और देखता हूं कौन कितने क्वेश्चन कर लेता है। बहुत बढ़िया, देखते हैं आज 73, चलिए सॉरी 13 को नंबर क्वेश्चन में देखिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों। तो सीधे सीधे आप ए आंसर भर देते हो बिना कोई पढ़े हुए। दूसरा कहता है जरूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो, किंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।
यह बिल्कुल गलत है। वह लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, ये बाध्यता नहीं है लोकसभा की। तो आप भी आंसर गलत करते हो। सी में संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, यह भी गलत। आवश्यक रूप से लोकसभा के सदस्य, यह भी गलत। आंसर ए सही है, इसी को ट्रिक लगाना है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 14 में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि। बिल्कुल आप क्वेश्चन को मिलाइए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने तो बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया है और इसी आंसर में आप सभी लोग बता रहे हो कि बजट, बजट शब्द बिल्कुल भारतीय संविधान में नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दिमाग में रखना। 112 के अंतर्गत बजट ना लिख करके वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने बिल्कुल उपस्थित होता हुआ, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कहता है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, फटाफट आंसर करिएगा। आप सभी लोगों ने कहा कि यही चीज जो इन्होंने लिखा है निम्न सदन तक सीमित होना चाहिए, यह गलत है। जो मंत्री बनेगा वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। केवल लोकसभा का सदस्य या निम्न सदन का सदस्य होना ही उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सी विकल्प को, बिल्कुल आपको कौन सा विकल्प भरना है, सी विकल्प आपको भरना है, बिल्कुल विकल्प सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम आगे। कहता है केंद्र सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के सदस्य होंगे। आप बताइए गलत है कि सही। फटाफट आंसर करिए, गलत है सही, तुरंत आंसर बताइए। आप कहते हैं साहब ये गलत है क्योंकि लोकसभा के ही सदस्य नहीं होंगे बल्कि वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। सेकंड आया केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। दिमाग में रख लेना प्रिय विद्यार्थियों, यह भी गलत है और इसलिए इनमें से कोई नहीं। डी विकल्प आपको भरना है। बिल्कुल क्या भरना है, आप कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों इसमें डी विकल्प आपको भरना है। फटाफट सारे लोग आंसर करते चलिए। बिल्कुल हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सारे विद्यार्थी बिल्कुल लगे हुए हैं। क्या जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया एक एनर्जेटिक क्लास को ऑर्गेनाइज करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आगे। कहता है केंद्र सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया। 15 अगस्त 1947 को मंत्रालय की संख्या 18 थी, वर्तमान में मंत्रालय की संख्या 36 है, यह गलत है। तो एक सही है, दो गलत। बहुत सही। तो आपने सीधे सीधे 1 नंबर क्वेश्चन को सही आपने माना है और दूसरा गलत। अब आप जरा विचार करिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं। विचार करिए क्या हो सकता है इसमें। चलिए भाई फटाफट आंसर करिए, क्या होगा, आधार इसका क्या हो सकता है। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहता किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक है। मैंने बार बार समझाया उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, उप प्रधानमंत्री वैधानिक पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री के लिए संसद ने कोई नियम नहीं बनाया, संविधान में किसी अनुच्छेद का प्रावधान नहीं है। यह पूरी तरह से क्या है, आप कहते हो यह पूरी तरह से पॉलिटिकल है, पूरी तरह से राजनीतिक। आर में आइए, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, यह भी सही है। और ध्यान रखिएगा दोनों सही है और लेकिन व्याख्या नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों यह भी आपको दिमाग में रखना है, दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस चीज को, व्याख्या नहीं है क्योंकि दोनों दो बातें कर रहे हैं। दिमाग में रखना आप, दोनों दो बातें कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लिए। दोनों दो बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल आप देख रहे हो, बिल्कुल भी आंसर इसमें सही होगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। चलिए 19 नंबर के क्वेश्चन को आ जाइए।
कहता है सीधे संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल जीत आज पक्की करेगा यही क्वेश्चन। आप देख रहे हो संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है। कहता है गोपाल स्वामी आयंगर। बिना कोई देर किए हुए गोपाल स्वामी आयंगर को आपको भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के प्रति। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कितनी बार बताया है कि जो मंत्रिपरिषद होता है यह वास्तव में संसद के प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है और मंत्री व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है आप बिल्कुल संसद को भर देते हो, दिमाग में आपको रखना है। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बिल्कुल दोनों कथनों पर अगर आप विचार करिए तो फटाफट बताइए कौन सही है कौन गलत है, या क्या दोनों सही हैं, या देखें क्या दोनों गलत हैं। फटाफट आंसर करते चलिए, तुरंत तुरंत आंसर करिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत सही। पहला गलत मतलब कथन गलत और जो कारण है वह सही है ना। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रखिए। चलिए बिल्कुल फटाफट आंसर करते हैं हम लोग। कहता है कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार है। नहीं जी, ध्यान रखना, राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। किसके प्रति जिम्मेदार हैं? केवल लोकसभा के प्रति। वे केवल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसलिए आपको दिमाग में रखना है ए गलत है किंतु आर सही है। डी विकल्प आपको भरना है। चलिए डी विकल्प आपको भरना है। ठीक, डी विकल्प आपको भरना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार तरीके से क्वेश्चन को प्रस्तुत किया है और सीधे आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि क्या हो सकता है। ठीक, आप कहते हो मंत्री नीति बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, सरकार दो प्रकार की होती है। एक राजनीतिक सरकार होती है और एक आप कह सकते हैं अस्थाई सरकार होती है। अस्थाई सरकार जो लोक सेवक होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और राजनीतिक सरकार का मतलब जो मंत्रीगण होते हैं। तो दिमाग इसमें रखना। कहता है मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। बिल्कुल सही। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। बिल्कुल सही। लेकिन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। यह आपको दिमाग में रखना है। और सारे लोग वी आंसर भरे हैं और मेरा वह छात्र जो ए भरा है उसको तुरंत सुधारिए, क्योंकि दोनों दो धाराओं में, दो दिशाओं में बातें कर रहे हैं, दोनों सही बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच कोई रिलेशन, कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आगे 23 में। कहता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। कहते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है। ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। बी, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। तीसरा, सी, वैकल्पिक व्यवस्था के अभिप्राय की यथासंभव शीघ्र नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। चौथा, ध्यान रखना, अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक
अपने पद के कार्य का निर्वाह करेंगे। मेरे कहने का मतलब हो गया, ये 4 विकल्प मेरे सामने हैं, जिसमें अगर आप गहराई से देखिए, पहला विकल्प सीधे सही हो गया कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कहते हैं कौन सही नहीं है, तो ए विकल्प आपको भरना है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, जैसे मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देता है तुरंत राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता, दिमाग में रखना। राष्ट्रपति जो है विपक्ष को बुलाता है, विपक्ष में संभावनाओं को ढूंढता है, जब विपक्ष भी उसके संभावनाओं पर खरा नहीं उतरता है, डिनाई कर देता है सरकार बनने से, तो सारी व्यवस्था करने के बाद ही राष्ट्रपति इस निष्कर्ष की तरफ पहुंचने की कोशिश करता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन आप देखते हैं प्रायः वो भंग करके चुनाव की दिशा में अपने को उतार देता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको आपको डिनाई करना है। 24 में आ जाइए। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अगर आप गहराई से देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तो बिल्कुल बेसिक आधार पर अगर हम देखें तो सीधा कॉन्सेप्ट हमारे सामने पहुंच जाता है। कौन सा आंसर इस पर होगा? फटाफट सारे लोग आंसर करिएगा, सारे लोग आंसर करिए, कौन सा होगा इस पर? सीधे तुरंत बताइए, सीधे आंसर करिएगा कौन सा होगा। सारे लोगों के आंसर आगे अनुच्छेद 357 बिल्कुल सही है। आइए हम 24 की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र है, श्वेत पत्र है, पीत पत्र है, पुस्तिका है, नील पुस्तिका है। आप चारों में से देख लीजिए कौन भारत में सरकारी कार्यक्रमों से संबंधित है। तो आप सीधे व्हाइट पेपर को रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो सरकारी पत्र है, जो श्वेत पत्र है, वह सरकार से संबंधित होता है और विपक्ष प्रायः मांग करता है कि जो घटना घटी थी सरकार ने क्या एक्शन लिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, वह सरकार श्वेत पत्र प्रकाशित करे और बताए कि किसके संबंध में कौन सा कैसे निर्णय लिया गया है। बिल्कुल श्वेत पत्र भरते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक। चलिए फटाफट आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वेरी गुड। प्रिय विद्यार्थियों, एक सूचना आपको है कि 2 जनवरी से बिल्कुल नई बैच सामाजिक विज्ञान की चारों टीचर मैं कह लो कि माननीय श्री आनंद सर द्वारा इकोनॉमिक्स, मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा द्वारा राजनीति विज्ञान और डॉक्टर धर्मेंद्र सर द्वारा इतिहास, डॉक्टर राम मिलन सर द्वारा ज्योग्राफी की बिल्कुल नई फ्रेश बैच, ऑफलाइन की बैच, ऑनलाइन की बैच शुरू होने जा रही है। बिल्कुल आप उससे जुड़िए और अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए बिल्कुल दिशा और दशा तय करिए। आइए हम तुरंत जुड़ते हैं। और आपने सारे लोगों ने आंसर कर दिया है 6 माह। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत आप देखते हैं जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक। 6 माह के अंदर में उसे सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। एक सूचना और है प्रिय विद्यार्थियों कि परसों शनिवार को, ध्यान रखना, शनिवार को हम लोग महा मैराथन लॉन्च करेंगे। महा मैराथन हम लोग लॉन्च करेंगे सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में और उसकी सूचना भी आपको पहुंचती रहेगी। आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएंगे और तुरंत आपको सारी सूचना इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बहुत बढ़िया। चलिए 26 में आप देख रहे हैं हम आ गए 27 की तरफ बिना कोई देर किए हुए। फटाफट आइए। कहता है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल 15% से अधिक नहीं होगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सेशन है। 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और वह आपसे सीधे पूछ रहा है कि क्या इसके बेसिक आधार हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करिएगा। सीधे आपको पता होना चाहिए 91वां संविधान, सारे लोगों ने भी आंसर भरा है 2003। इसी में मांग किया गया था कि संसद के दोनों सदनों के जो कुल सदस्य हैं उनका 15% हो, लेकिन मांग स्वीकार किया गया सिर्फ लोकप्रिय सदन का 15%। कंफर्म हो गया, लोकप्रिय सदन का 15%। बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बहुत बढ़िया। कहता है अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री है, संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।
इस विषय में राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोगी का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों को चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। चलिए सारे लोग फटाफट आंसर करिएगा तुरंत, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और मैं देख भी रहा हूं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने सेशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल एकदम सेशन को आगे बढ़ाते हुए जबरदस्त तरीके से आपको चलना है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से। सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है। क्या हो सकता है आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें कहते हैं कि यहां पर सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। कौन? भारत का प्रधानमंत्री। बिल्कुल सी विकल्प सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में हम पहुंच चुके हैं। एक जबरदस्त शानदार सेशन को बिल्कुल अंतिम चरण में लेकर के मैं पहुंच रहा हूं। बिल्कुल जिस तरह से आप लोगों ने सहभागिता किया है बहुत ही अच्छा लगा है, और ऐसा लगता है कि हम सफलता के काफी करीब पहुंचे हैं। जीत आज होगी, पक्की जीत सुनिश्चित करना है। चलिए उसी की तरफ, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। आप बताइए कैसे उपस्थित होते जब उनका कार्यकाल ही ज्यादा नहीं था? सीधे सीधे चौधरी चरण सिंह को आपको भर देना है, बिना कोई देर किए हुए सीधे चौधरी चरण सिंह को भरना है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, निम्न सदन के बजट पर नहीं बोल सकेंगे, केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त सेशन, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर वह उच्च सदन का सदस्य है, अगर वह राज्यसभा का सदस्य है, ध्यान रखिएगा, तो निश्चित रूप से प्रिय विद्यार्थियों वे अपने अविश्वास प्रस्ताव पर कभी भी वोट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल ए आंसर, बिल्कुल ए आंसर आप देख रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अगर मैं गहराई से देखूं तो ए आंसर आपने भरा है, सारे लोगों ने आंसर भरा है। बिल्कुल बहुत ही शुभकामनाएं हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से आप सभी लोगों को। क्या शानदार सेशन रहा प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल लग करके मेहनत करिएगा। 2 जनवरी को मत भूलिएगा, नया बैच बिल्कुल शुरू हो रहा है आप लोगों के हित में। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे लोगों को, शुभ रात्रि मेरी तरफ से, अनन्या एकेडमी की तरफ से भरपूर शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।